हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं विजन आईएएस के क्विक रिवीजन मॉड्यूल के अंतर्गत अर्थशास्त्र में मुद्रा यानी मनी। ठीक है, तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्या है मुद्रा की परिभाषा? मुद्रा की परिभाषा सीधी सी रूप में भुगतान के साधन के रूप में जो स्वीकार किया जाता हो उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल परिभाषा है। आगे आते हैं और देखते हैं और भी क्या कुछ है मुद्रा के बारे में। ऐसा कुछ भी जिसे आम सहमति से विनिमय के माध्यम या क्रय शक्ति के हस्तांतरण के साधन के रूप में चुना जाता है। यहाँ पर वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, विनिमय के माध्यम या क्रय शक्ति के हस्तांतरण का साधन। ठीक है, मुद्रा वस्तुओं सेवाओं के भुगतान में और भविष्य के भुगतानों सहित सभी प्रकार के लेन देन के निपटान में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। भविष्य का भुगतानों का निपटान में। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्या है मुद्रा के प्रक्रिया में मुद्रा इसे प्रदान करने वाले व्यक्ति की स्थिति के संदर्भ के बिना स्वीकार होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुद्रा में तरलता होती है जिसे वस्तुओं सेवाओं के एवज में दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यह गुणवत्ता और मात्रा के किसी विशेष परीक्षण बिना सभी के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार या प्राप्त की जाती है। ठीक, समझ ही गए होंगे। आगे आइए। मुद्रा के कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है पहला। ठीक है, गणना की इकाई है, स्टोर ऑफ वैल्यू और आस्थगित भुगतान का मानक, यानी कि भविष्य में भुगतान को लेकर के भी इसे आराम से उपयोग कर सकते हैं। इसका भंडारण आराम से कर सकते हैं और ये क्या किसी भी सेवा या वस्तु की मौद्रिक मूल्यों में रूपांतरण आराम से हो सकता है और विनिमय आराम से हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए इसको आगे। मुद्रा का विकास क्रम की बात करें तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, उसके बाद हुआ क्या धातु मुद्रा का, फिर आया कागजी मुद्रा, फिर आया प्लास्टिक मनी और उसके बाद आया क्या क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले ये आपका क्या था, ये आपका है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें फर, नमक, चावल, गेहूं, हथियार जैसे सामान, पशु और अन्य अनेक वस्तुओं का उपयोग विनिमय के रूप में किया जाता था, जिसे वस्तु विनिमय के रूप में जाना जाता था। धातु में क्या है कि धातु चांदी, तांबा, निकेल आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता था क्योंकि इसका रख रखाव आसानी से किया जा सकता था और इनकी मात्रा का आसानी से पता लगाया जा सकता था। कागजी मुद्रा में क्या है? चोरी हो जाने और वजन भार के कारण वस्तु कि धातु की मुद्रा को लाना ले जाना अत्यधिक असुविधापूर्ण और कठिनाई पूर्ण था, जोखिम पूर्ण भी था। आज प्रचलित अधिकांश मुद्रा के रूप में करेंसी नोट और कागजी मुद्रा पेपर मनी शामिल है। प्लास्टिक मनी से तात्पर्य क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से है। इसका उद्देश्य लेन देन करते समय नकदी ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करना था। डेबिट कार्ड के जरिए धन सीधे आपके बैंक खाते से भुगतान किए जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में वापस भुगतान करने की प्रतिबद्धता के साथ बैंक संस्थानों से ऋण प्राप्त होता है। अब क्रिप्टो करेंसी ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस पर क्या है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी अन्य करेंसी या गणना की इकाई की तरह एक नए प्रकार की करेंसी है। इनका मूल्य केवल इसलिए होता है क्योंकि लोग इसे मूल्य प्रदान करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो मुद्रा को विनिमय की एक इकाई के रूप में और एक केंद्रीय बैंक पर निर्भर हुए बिना संपत्ति को भंडारित करने के लिए स्थान विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया। इस प्रकार इसने लेन देन की प्रक्रिया से मध्यस्थ को हटा दिया और कम शुल्क के साथ तीव्र लेन देन की सुविधा प्रदान की। ठीक, आगे आते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ समस्या क्या क्या था? तो पहला है दोहरा संजोग का अभाव था, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर ए सामान की ज़रूरत है और किसी को अगर बी सामान की ज़रूरत है, कहने के मतलब है तो ए के पास बी होना चाहिए, बी के पास ए होना चाहिए, यानी कि दोनों के पास एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने वाली वस्तु तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा संजोग से ही मिल पाता था। फिर क्या है कि मूल्य के साझा माप की आवश्यकता होनी, इसकी समस्या होती थी। जैसे कि मान लीजिए कि 1 किलो आलू के बदले 1 डिसमिल ज़मीन, कहने का मतलब इस तरह से है कुछ, या फिर सोने के बदले आलू। अगर कहता है कि
विनिमय किया जाए तो बहुत ही बेकार सी बात, समस्या हो सकती है इसमें। अर्जित संपदा के भंडारण में कठिनाई, ठीक है। क्या है कागजी मुद्रा का, क्या है? करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहा जाता है, इसे फिएट मनी भी कहा जाता है। सोने या चांदी के सिक्कों की तरह उसका आंतरिक मूल्य नहीं होता, ठीक। अब यहाँ है करेंसी नोटों और सिक्कों पर मूल्य जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई गारंटी से प्राप्त होता है। भारत में प्रत्येक करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर का एक वचन मुद्रित होता है कि यदि कोई व्यक्ति आरबीआई या किसी अन्य वाणिज्यिक बैंकों को यह नोट सुपुर्द करता है तो आरबीआई उस व्यक्ति को नोट पर छपे मूल्य के बराबर क्रय शक्ति देने के लिए उत्तरदायी होगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। वैध मुद्रा यानी लीगल मनी क्या है? लीगल टेंडर क्या है? करेंसी नोट और सिक्कों को लीगल टेंडर या अधिमान्य मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि देश का कोई भी नागरिक किसी भी तरह के लेन देन के निपटान के लिए इन्हें स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। किसको? मुद्रा को, ठीक है। बचत या चालू खातों पर आहरित चेक को हालांकि भुगतान के तरीके के रूप में कोई भी व्यक्ति अस्वीकार कर सकता है, इसलिए इसे चेक अधिमान्य मुद्रा नहीं है, लीगल टेंडर चेक नहीं है। चेक को विश्वास आधारित मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि भुगतानकर्ता और अदाता यानी पेई के बीच विश्वास के आधार पर भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, ना कि सरकार के किसी आदेश के आधार पर, ठीक है। मुद्रा की मांग की अगर बात करें हम, चूँकि लेन देन के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक लेन देन मुद्रा की अधिक मांग को दर्शाते हैं, ठीक है। मुद्रा की मांग में वृद्धि के कारक क्या है? लेन देन की मांग और आय में वृद्धि, ये दोनों क्या है? मुद्रा में मांग की वृद्धि को दर्शाता है। चूँकि किए जाने वाले लेन देन की मात्रा आय पर निर्भर करती है, आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। मुद्रा की प्रत्याशित मांग क्या हो सकती है? जब ब्याज दरें कम हो जाती है तो लोग धन अपने पास रखना बेहतर पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक में जमा राशि पर ब्याज कम हो गया होता है, ठीक है। इसलिए कम ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी अधिक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की आपूर्ति की अगर हम बात करें तो मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है? किसी भी समय मुद्रा की आपूर्ति में शामिल क्या क्या होता है? तो जनता के पास उपलब्ध मुद्रा नोट के रूप में या सिक्कों के रूप में, बैंकों के पास मांग जमा, याद रखिएगा, बचत के रूप में हो या चालू खाता पर हो, करंट अकाउंट पर हो या फिर निकलता है उसका बचत के रूप में हो। बैंकों में म्यादी जमा यानी सावधि जमा हो या फिर आवर्ती जमा हो, ठीक है। ये तीनों मिलाकर क्या है? मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, ठीक है। आगे आइए। भारत में करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि जो सिक्का जो है वो छापा जाता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा आपूर्ति की गणना, मुद्रा आपूर्ति की गणना कैसे की जाती है? तो M1, M2, M3 और M4, ये 4 तरह का मुद्रा है, ध्यान दीजिए। संकुचित मुद्रा में M1, M2 आता है, जबकि व्यापक मुद्रा में M3 और M4 आता है, ठीक है। तरलता के रूप में अगर देखें तो सर्वाधिक तरल आपका होगा, कौन सा होगा? M1, उससे कम M2 और उससे कम M3 और सबसे कम M4 तरलता के रूप में अगर कहें, ठीक है। तो M1 में क्या है? इसमें व्यावसायिक बैंकों के द्वारा रखी गई निवल मांग जमा और नकदी शामिल होता है, जबकि M2 में क्या होता है? M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएँ, और M3 में क्या है? M1 प्लस क्या है? व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएँ, ठीक है। और M4 में क्या है? M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएँ। अगर ध्यान दीजिएगा तो M2 और M4 में ही आपका डाकघर बचत जमा क्या होता है कि एक साथ आ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान देने दीजिएगा, ठीक है। M2 और M4 में ही आपका डाकघर का बचत जमा जो है शामिल हो रहा है, M1 और M3 में नहीं हो रहा है। यह मुद्रा आपूर्ति की, इसमें अगर हम देखें तो क्या है? यह मुद्रा आपूर्ति की मांग का सबसे साधारण रूप है, इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है, यानी M4 को समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा M3 में डाकघर बचत जमा शामिल नहीं होता है, जैसे कि हम देख चुके हैं M3 में। चलिए आगे आते हैं। बैंकिंग प्रणाली द्वारा मुद्रा का साख सृजन कैसे होता है?
तो साख सृजन में हम देखते हैं क्या कि लोग जो है सो अपना पैसा जमा करते हैं बैंक में, और बैंक क्या है इसको ब्याज देते हैं, ठीक है, और मतलब कि ब्याज प्राप्त करते हैं। अब बैंक क्या करता है, और ऋणदाता को मतलब ऋण लेने वाले को लोन देते हैं, और क्या है कि जो लोन लेता है वो क्या करता है कि ब्याज जमा करता है, ऋण चुकता करता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। परिसंपत्ति किसे कहते हैं, तो वैसा भी कोई संसाधन जिससे भविष्य में उसका मूल्य बढ़ता हो, ठीक है, भविष्य में क्या है मूल्य बढ़ता हो, यानी कि संसाधन लाभ प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं, परिसंपत्ति कहते हैं, ठीक है। बैंक की परिसंपत्ति क्या है, तो बैंक के परिसंपत्ति होगा रिजर्व प्लस लोगों को दिया गया ऋण, यानी बैंकों के पास रिजर्व, आरबीआई के पास रिजर्व हो सकता है, और प्लस क्या है कि लोगों को दिया गया ऋण, ठीक है। रिजर्व वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि है, जिसमें रिजर्व बैंक के पास एसबीआई की जमा, जैसे, ठीक है, रिजर्व बैंक के पास एसबीआई की जमा, ठीक है। किसी भी फर्म के लिए देनदारी उनके ऋण है या दूसरों की वह राशि है जो उस पर बकाया है, ठीक है। एक बैंक के लिए देनदारियां क्या हो सकती है, वे जमाएं जो लोग बैंक के पास जमा करते हैं वो बैंक की लायबिलिटी है, यानी देनदारियां हैं, ठीक है। और पूंजी क्या है, बैंक का दिया गया ऋण, यानी वो एसेट है उसके लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बैंक प्रणाली द्वारा साख सृजन की संपूर्ण प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया ज़्यादा समझने का कोई ज़रूरत है नहीं, सीधी सी बात यह है कि जितना रिजर्व होगा उसका 1/, रिजर्व के बराबर CRR के बराबर क्या होता है, उसका सृजन होता है, उतना गुना में सृजन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 10% आपका है CRR है, तो उसका जो मुद्रा गुणक होगा वह 1/CRR, यानी कि जैसे कि 1/CRR, अगर 10% CRR है तो 1/10 बराबर कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 गुना, ठीक है। इस प्रकार 1000 रुपये का रिजर्व का 10 गुना इस प्रकार 1000 रुपये का रिजर्व 10 गुना जमा का सृजन करता है, अर्थात 10 गुना 1000 बराबर 10,000 रुपये। किस तरह से हुआ, सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ही दिया गया है कि 1000 जब जमा किया गया किसी बैंक में तो वो 100 रुपये रखा और 900 रुपये को काम पर लगाया। फिर वो 900 रुपये जब आता है किसी बैंक के पास तो वो 90 रुपये रखता है और 810 और उसका 90% यानी 810 रुपये काम पर लगाया। उसी तरह 10% रख के 90% क्या काम पर लगाया। अब यहाँ पर कुल रिजर्व क्या है, 1000 रुपये हुआ, कुल जमा कितना हुआ, सब मिला करके यहाँ पर 10,000 हुआ। तो यानी कि 1000 से आपका 10,000 कैसे संपत्ति बनाया जा रहा है वो यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे आइए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा और इसके कार्य, आरबीआई का कार्य क्या क्या है वो देखते हैं पहले, ठीक है। स्थापना आरबीआई की कैसे हुई, तो सबसे पहले 1935 में है सो स्थापना हुई थी हिल्टन यंग समिति के अनुशंसा पर, ठीक है। हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर 1935 में इसका स्थापना किया गया था और वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का स्थापना 1935 में और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो जब स्थापना हुआ था तब देखिए निजी स्वामित्व पर था। वर्ष 1934 पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबर्न स्मिथ। आरबीआई का पहला गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ, ठीक है, जब ये प्राइवेट था तब। स्वतंत्रता के बाद इसके पहले गवर्नर सीडी देशमुख रहे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इसके पहले गवर्नर कौन है, सीडी देशमुख। एकमात्र गवर्नर जिसका कार्यकाल 8 वर्ष का था वो क्या है, बेनेगल रामा राव, ठीक है। अब जब इसका आपका नेशनलाइजेशन हो गया, जब राष्ट्रीयकरण हो गया, तब देखिए पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व के अधीन हो गया। मुख्यालय इसका मुंबई किया गया और इसका कार्य पद्धति क्या है, इसकी कार्य पद्धति आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार इसके कार्य करता है। आरबीआई एक स्वायत्त निकाय नहीं है, हालांकि अतीत में इसने एक स्वायत्त निकाय के रूप में ही काम किया है, ठीक है। आगे आइए। आरबीआई के कार्य क्या है आरबीआई के, तो मौद्रिक प्राधिकारी। आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसे लागू करता है और उनकी निगरानी करता है। उद्देश्य क्या है इसका, तो विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, ये आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य है। मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा विकास के उद्देश्य से।
फिर वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक, ठीक है, ये आरबीआई का कार्य है। क्या है इसका? वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक बैंकिंग परिचालन की व्यापक मानकों को निर्धारित करता है। उद्देश्य क्या है? प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और जमा को लागत प्रभावी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, जनता को लागत संबंधी प्रभावी बैंकिंग एवं सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। आगे आते हैं विदेशी मुद्रा का प्रबंधक। इसे विदेशी मुद्रा का प्रबंधन अधिनियम 1999 के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? विदेशी व्यापार व भुगतान को सुगम बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार के विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना। इसको ध्यान से देखिए, विदेशी मुद्रा के प्रबंधक के रूप में आरबीआई का कार्य है। ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? विदेशी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को रखरखाव को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ गया। आगे आइए। करेंसी जारी करता, करेंसी और सिक्के जारी करना तथा उनका विनिमय करना, प्रचलन योग्य नहीं रहने पर उन्हें नष्ट करना भी इसका कार्य है। उद्देश्य क्या है? जनता को करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त आपूर्ति बना रहे और अच्छी गुणवत्ता का प्रदान हो सके, ठीक है। विकासात्मक भूमिका क्या है आरबीआई का? तो राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए प्रचार कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का निष्पादन करना, ठीक है। भुगतान और निपटान प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक, ठीक है। उद्देश्य क्या है? भुगतान और निपटान प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना। और संबंधित कार्य क्या है इसका? तो सरकार के बैंकर के रूप में और बैंकों के लिए बैंकर के रूप में सभी अनुसूचित बैंकों के बैंकिंग खातों का रखरखाव करता है। कौन? आरबीआई। नोट क्या है? नोट आरबीआई विभिन्न रिपोर्टों को भी प्रकाशित करता है। कौन कौन सा? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, याद रखिए, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और क्रेडिट पर त्रैमासिक आंकड़े, प्रत्येक 3 मास पर आंकड़े। रिपोर्ट को ध्यान देना है। क्या? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आरबीआई द्वारा, मौद्रिक नीति रिपोर्ट आरबीआई द्वारा, भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और क्रेडिट पर त्रैमासिक आंकड़े, ये रिपोर्ट भी कौन करता है जारी? आरबीआई, ठीक है। चलिए आगे आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, मौद्रिक नीति में। तो मौद्रिक नीति है क्या? पहले तो जान लीजिए कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आरबीआई अपने नियंत्रण वाले मौद्रिक साधनों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करता है। यानी कुल मिला के मुद्रा को इस प्रकार से यूज करना कि उसका लक्ष्य जो है सो प्राप्त हो सके, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य के रूप में तो मूल्य स्थिरता बनाए रखना, जो कि पहले हम लोग देख चुके हैं। मुद्रास्फीति पर लक्षित है ये। प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए आरबीआई के मुद्रास्फीति लक्ष्यों को सरकार और आरबीआई के परामर्श द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे आते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। क्या है? संयुक्त पर लक्षित 2 से 6 की सीमा में, ठीक है। 2 से 6 यानी कि इन्फ्लेशन को 2% और 6% के बीच में हमको रखना है, यानी औसत 4 रखना है, ठीक है। ये भी इसका उद्देश्य है किसका? आरबीआई का। इस चीज़ को ध्यान देना होगा बेहद अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं सीधी से। मौद्रिक नीति का उपकरण कौन कौन सा है? तो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी का आपका जो उपकरण क्या क्या है? पहला है अगर मात्रात्मक उपक्रम के रूप में हम देखें तो 2 तरीक़े से, गुणात्मक उपक्रम और मात्रात्मक उपक्रम। तो मात्रात्मक उपक्रम यानी क्वांटिटेटिव टूल्स में अगर देखें तो रिजर्व अनुपात, खुला बाजार परिचालन, आगे देखते जाते हैं। रिजर्व अनुपात में क्या है? नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। बैंक के कुल जमा राशि का प्रतिशत, बैंक की कुल जमा राशि का प्रतिशत जिसे आरबीआई के पास नकदी के रूप में आवश्यक जमा करना होता है, उसको क्या कहता है? नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, ठीक है। और ये कितना है? ये आपका 3.5% है,
ठीक है। नकद आरक्षित अनुपात का 3.5% है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? यह बैंक की कुल जमा राशि का प्रतिशत है जिसे उन्हें सुरक्षित और तरल संपत्ति में निवेश करना आवश्यक है, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियां, नकद और स्वर्ण आदि। 18% ये होता है, ठीक है। और ये बैंक अपने पास ही रखता है, जबकि आपका ये जो नकद आरक्षित अनुपात ये आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, और ये बैंक खुद के पास रखता है। चलिए आगे आते हैं। खुला बाजार परिचालन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या आता है? इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है, ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है ओएमओ में। रेपो और रिवर्स रेपो, अब इसमें देखते हैं क्या है। रेपो दर क्या है? रेपो दर वह है जिस पर आरबीआई सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंकों को अल्पकालिक चल निधि प्रदान करती है, ठीक है। बैंकों को क्या करती है? पैसे देती है। 4% की देखिएगा यहाँ पर, है ना, अनुमोदित प्रतिभूतियों 4 की जमानत पर नहीं, जमानत लेती है और पैसा देती है। रिवर्स रेपो क्या है? रिवर्स रेपो वह दर है जिस पर आरबीआई पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंकों से अल्पकालिक आधार पर चल निधि स्वीकार करती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बैंक दर अगर हम देखें तो बैंक रेट क्या है? वह दर जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यिक विपत्रों को खरीदने या रिडीम करने के लिए तैयार है। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यिक विपत्रों को खरीदने या रिडीम करने के लिए तैयार है। यह MSF दर 4.25% के अनुरूप होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यह एक अल्पकालिक धनराशि है जिसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने SLR पोर्टफोलियो में एक सीमा तक ब्याज की दंडात्मक दर 4.25% लागू कर उधार ले सकते हैं, ठीक। आगे आइए। चल निधि समायोजन सुविधा LAF, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें अल्पकालिक और साथ ही सावधि रेपो नीलामियाँ शामिल होती है। बाजार स्थिरीकरण योजना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS विशेष बॉन्ड होते हैं जो सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं ताकि अतिरिक्त तरलता को तब समाप्त किया जा सके जब नियमित सरकारी बॉन्ड अपर्याप्त सिद्ध हों। यह 6 महीने से कम परिपक्वता वाले अवधि वाले अल्पकालिक बॉन्ड होते हैं। हालांकि इनकी परिपक्वता अवधि आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती है, ठीक है। आगे आते हैं। अगर हम गुणात्मक की बात करें तो मार्जिन आवश्यकता क्या है? लोन टू वैल्यू। इसमें क्या है? यह संपत्ति के बाजार मूल्य और उसके अधिकतम ऋण मूल्य के बीच अंतर होती है। उपभोक्ता ऋण नियंत्रण, इसके तहत माल की खरीद के लिए डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट की अधिकतम परिपक्वता के संबंध में नियम जारी किए जाते हैं, ठीक है। नियंत्रित वितरण राशनिंग, इसमें बैंक द्वारा दिए गए आवंटित ऋण पर नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। इसमें वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए गए आवंटित ऋण पर नियंत्रण किया जाता है। चलिए आगे आते हैं अब हम लोग। नैतिक दबाव, इसमें आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति के अनुसार कुछ उपाय करने का अनुरोध शामिल होता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई में क्या है? इसमें शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले बैंकों के विरुद्ध आरबीआई द्वारा की गई कार्रवाई शामिल होती है, ठीक है। अब देखते हैं मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन क्या है। मौद्रिक नीति में परिवर्तन
मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन, मौद्रिक नीति में परिवर्तन से क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन होगा और इसमें परिवर्तन से क्या होगा, कुल मांग वक्र का स्थानांतरित होना। और क्या है, जब ये कुल मांग ही वक्र स्थानांतरित होगा तो क्या होगा, मूल्यों में परिवर्तन, वास्तविक जीडीपी और रोजगार में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, आगे आते हैं, विस्तारवादी मौद्रिक नीति और संकुचित मौद्रिक नीति। विस्तारवादी मौद्रिक नीति और संकुचित मौद्रिक नीति। ठीक है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। ब्याज दर में कमी की जाती है, केंद्रीय बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की जाती है और बैंकों के लिए आरक्षित निधि आवश्यकताओं को कम करना, यानी कुल मिलाकर ऐसा काम करना जिससे मार्केट में क्या है, मुद्रा आपूर्ति बढ़े। प्रभाव से क्या है, इससे बेरोजगारी कम होगी और व्यवसायिक गतिविधियों और उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहन मिलेगा। संभवतः उच्च मुद्रास्फीति भी हो सकती है। ठीक है, इसे डॉविश मौद्रिक नीति के रूप में जाना जाता है। इस टर्म को याद रखिए, डॉविश मौद्रिक नीति। डॉविश मौद्रिक नीति कहा जाता है कि इसको विस्तारवादी को, जबकि उसको जिसको क्या बोलते हैं कि संकुचनवादी को कहा जाता है क्या, हॉकिश। चलिए, संकुचन मौद्रिक नीति की क्या है उद्देश्य, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। क्या क्या है, ब्याज दरों में को बढ़ा देना, सरकारी बॉन्ड को बेचना, बैंकों के लिए आरक्षित निधि आवश्यकताओं में वृद्धि करना। ठीक है, प्रभाव क्या है, यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। इसे हॉकिश या कठोर मौद्रिक नीति, ठीक है, महंगी मौद्रिक नीति के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, MPC। मौद्रिक नीति समिति क्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 6 सदस्यीय समिति होती है और इसे कार्य प्रणाली देखते हैं, सब देखते हैं। RBI के 3 सदस्य होंगे और क्या बोलते हैं, 3 स्वतंत्र सदस्य होंगे। ठीक है, RBI के सदस्य में कौन कौन से होंगे, गवर्नर होंगे, एक डिप्टी गवर्नर होंगे और एक अन्य अधिकारी, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक अन्य अधिकारी होंगे RBI की तरफ से। ठीक है, और उधर से क्या, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे 3 स्वतंत्र सदस्य। ठीक है, प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं और रिसर्चर्स होते हैं। RBI गवर्नर इसके प्रमुख होते हैं। ठीक है, इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, RBI गवर्नर। सर्च कमेटी 3 बाहरी सदस्य, सर्च कमेटी के द्वारा क्या है, 3 बाहरी सदस्यों की सिफारिश करती है, जिसमें अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। ठीक है, स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं किसमें, अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में। ठीक है, कार्य प्रणाली क्या है इसका, MPC का, MPC की वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक होती है, जिसमें मौद्रिक नीति पर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। कम से कम 4 बार होगा बैठक, यानी प्रत्येक तिमाही पर हो सकता है। ठीक है, बराबरी यानी टाई की स्थिति में RBI गवर्नर को निर्णायक मत देने का होता है व्यवस्था। और MSF में क्या है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और चल निधि समायोजन सुविधा सहित विभिन्न नीतिगत दरों की निर्धारण के लिए जिम्मेदार। ठीक है, आगे आते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। अब महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हम लोग। क्या है, आवश्यकताओं का दोहरा संजोग क्या है, जब दोनों पक्षों एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होते हैं। ठीक, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ऐसा प्रणाली जब क्या है, बिना धन के सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, हाई पावर मनी या रिजर्व मनी या मौद्रिक आधार, इसका मतलब देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंक द्वारा धारित किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हाई पावर मनी या रिजर्व मनी या मौद्रिक आधार। ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंक द्वारा धारित किया जा सकता है, हाई पावर मनी कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, ये थोड़ा देखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में
पीएसएल की अवधारणा अर्थव्यवस्था में कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों और गतिविधियों के लिए बैंकों को ऋण को बढ़ाने के विचार पर केंद्रित है। ठीक है, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों भारत में एक बड़ी मौजूदगी वाले, ठीक है, को इन क्षेत्रों को आधार देने के लिए अपने समायोजित निवल बैंक ऋण ANBC का 40% अलग रखना अनिवार्य है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों को ANBC का 75% ध्यान रखिएगा। ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंक को 75% PSL हेतु आवंटित करना होगा, जबकि वाणिज्यिक बैंक को 40%, ठीक है, इन्हें की खाली बड़का कंपनी को लोन देगा। ठीक है, शहरी सहकारी बैंकों के लिए कुल PSL लक्ष्य को भी उनके ANBC के वर्तमान 40% से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक यानी कि पार हो गया 75% तक कर दिया जाएगा। ठीक है, PSL में निम्नलिखित श्रेणियों शामिल है। PSL में निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल क्या क्या है, ध्यान से देखिए। कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचा, अक्षय ऊर्जा और अन्य। ठीक है, कई अन्य श्रेणियां में शामिल है क्या, स्टार्टअप, ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए किसानों द्वारा और सौर संयंत्रों की स्थापना, संपीड़ित बायोगैसों यानी CBC संयंत्रों की स्थापना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? तरलता जाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बहुत कम ब्याज दरों के कारण मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। साथ ही इस दौरान उपभोक्ता बचत करना पसंद करते हैं या उच्च लाभ वाले बॉन्ड या अन्य साधनों में निवेश करते हैं। ठीक है, वित्तीय नीति दुविधा, मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा क्या है? अर्थव्यवस्था के पर्याप्त विकास को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति को लक्षित करने में RBI को एक दुविधा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उसे संकुचित मुद्रा नीति अपनानी पड़ती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप विनिर्माण और अन्य आर्थिक गतिविधियों के पास कम निधि उपलब्ध होते हैं जो विकास में बाधा डालती है। ठीक है, आगे आते हैं। ब्याज दर प्रसार, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। ब्याज दर प्रसार एक बैंक द्वारा जमाकर्ता को भुगतान की जाने वाली ब्याज दर और उपभोक्ताओं को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर है। क्या है, फिर से देखिए। ब्याज दर प्रसार बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली ब्याज दर और उपभोक्ताओं को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज दर के बीच का अंतर है। ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग QE क्या है ये? यह अपरंपरागत मौद्रिक नीति का एक रूप है जिसमें एक केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने और ऋण एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए खुले बाजार से लंबी अवधि की प्रतिभूतियां खरीदता है। ग्रेसम का नियम क्या है? ग्रेसम का नियम इसके अनुसार बैड मनी गुड मनी को प्रचलन से बाहर कर देती है। ध्यान रखिएगा इसको, बैड मनी गुड मनी को बाजार से या प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है ग्रेसम का नियम। चलिए आगे आते हैं। निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत क्या? अब देखिए, निधि आधारित यानी MCLR, निधि आधारित मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड मेज्ड लेंडिंग रेट। ये क्या है? यह न्यूनतम उधार है जिसके नीचे किसी बैंक को ऋण देने की अनुमति नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में RBI द्वारा ऋण देने की अनुमति दी गई है। यह बैंक के लिए एक आंतरिक बेंचमार्क या संदर्भ दर है। इसने पहले की आधार दर प्रणाली का बदल दिया है। ठीक है, इसकी गणना 4 घटकों पर आधारित होती है। क्या है? निधियों की सीमांत लागत, नकद आरक्षित अनुपात,
परिचालन लागत और अवधि प्रीमियम के कारण ऋणात्मक वहन, अवधि प्रीमियम के कारण ऋणात्मक वहन। ठीक है, और ये हो गया हमारा ख़त्म। जितना समझ में आया ठीक है, जाइए एग्ज़ाम दीजिए मस्ती से। ठीक है, चलिए।